हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्य जी हब के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारे राजस्थान हिस्ट्री के जो क्लासेस देख रहे थे उसमें हमने कौन से पढ़ रहे थे, हम मेवाड़ इतिहास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह क्या था, मेवाड़ का इतिहास की मेवाड़ इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे थे। और महाराणा प्रताप तक क्या है हमने उन चीजों को देखा था। महाराणा प्रताप तक हम पहुंच चुके थे और आखिर में मैंने आपको बताया था कि जब 1572 ईस्वी में मेवाड़ के राजा कौन बनते हैं, राणा प्रताप। जब मेवाड़ के महाराणा कौन बनते हैं, महाराणा प्रताप बनते हैं, तो अकबर इनको समझाने के लिए या फिर अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अकबर द्वारा कितने दूत भेजे जाते हैं, 4 दूत भेजे जाते हैं। अकबर द्वारा कितने दूत भेजे जाते हैं, 4 दूत। इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको नाम से शिष्टमंडल। तो अकबर द्वारा कितने दूत भेजे गए थे या कितने शिष्टमंडल भेजे गए थे, तो 4 शिष्टमंडल क्या है अकबर द्वारा भेजे गए थे। उसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि JMBT क्या है। JMBT से आपको क्या है, उन चीजों को याद रखना है। JMBT से यानी कि जो पहला दूत आया था वह कौन था, जलाल खां कोरची। पहला दूत था वह कौन था, जलाल खां। सेकंड नंबर पे कौन आए थे, मान सिंह जी। M से कौन हो गए, मान सिंह। आमेर के राजकुमार कौन, मान सिंह जी। B से मान सिंह जी के पिताजी कौन, भारमल जी। और T से राजा टोडरमल जी। यह जो क्या थे, अकबर द्वारा भेजे गए 4 दूत थे, अकबर द्वारा भेजे गए। अब इन चारों दूतों के अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सन में भेजे गए थे, तो वह भी आपको याद रखना है, कब, 1572 और बाकी सारे 73 में। जलाल खां कोरची जो पहला शिष्टमंडल भेजा गया था अकबर के द्वारा, वह कब भेजा गया था, वह 1572 में भेजा गया था। और बाकी सब कब भेजे गए थे, 1573 में बाकी सब भेजे गए थे। लेकिन सभी को महाराणा प्रताप द्वारा एक ही जवाब दिया गया था कि मैं अकबर या मुगलों की अधीनता स्वीकार कदापि नहीं करूंगा। इस कारण अब अकबर क्या करता है कि अकबर, जो कि उसका सीधा सा लक्ष्य है महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, इसलिए वह 4 शिष्टमंडल भेजकर इसका प्रयास भी करता है। लेकिन महाराणा प्रताप द्वारा उसको प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है। अकबर के दिन को स्वीकार करने से जब महाराणा प्रताप मना कर देते हैं, तो अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करवाने के लिए कहाँ आकर बैठ जाता है, अजमेर में। कौन से स्थान पर आता है, अजमेर में। अजमेर में यहाँ पर एक किला है, अजमेर में एक किला है जिसको किस नाम से जानते हैं आज, मैगजीन फोर्ट। मैगजीन फोर्ट। कौन सा फोर्ट, मैगजीन फोर्ट, जिसको अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना, जिसको और किस नाम से जानते हैं, अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना। क्योंकि जो अकबर द्वारा जो राजस्थान, जो राजपूताना से जो धन लूटा जाता था, वह कौन से किले में रखता था, अजमेर किले में। कौन से किले में, अजमेर किले में। इस कारण इसको क्या कहा जाता था, इस कारण इसको अकबर का दौलत खाना कहा जाता था। तो अब अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के हेतु अब कहां पर आकर बैठ गया है, तो अब अकबर अजमेर में आकर बैठ गया। और अजमेर में आकर क्या करता है, तो अजमेर में आकर महाराणा प्रताप के खिलाफ किसकी प्लानिंग करता है, युद्ध की। किसकी प्लानिंग करता है, युद्ध की रणनीति तैयार करता है। कौन सी रणनीति, कौन से युद्ध की रणनीति तैयार की जाती है इस किले में बैठकर, तो विश्व प्रसिद्ध युद्ध कौन सा, हल्दी घाटी का। कौन सा युद्ध है, हल्दी घाटी। तो अब जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा है, हल्दी घाटी युद्ध। कब होता है, 18 जून 1576। हल्दी घाटी युद्ध की अगर आपसे डेट पूछी जाए तो कब होता है, 18 जून 1576। कौन सा युद्ध होता है, हल्दी घाटी युद्ध होता है। अकबर इस युद्ध की रणनीति कहां बनाता है, अकबर के किले में, जो कहां पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में होता है, तो जाहिर सी बात है कि हम जब किसी युद्ध को पढ़ते हैं तो 2 राजाओं के नाम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन है, अकबर, और सामने कौन है, महाराणा प्रताप। सामने कौन है, महाराणा प्रताप। जब अकबर इस युद्ध की रणनीति अजमेर किले में बनाता है,
तो अकबर इस युद्ध के लिए एक अलग ही रणनीति तैयार करता है, क्योंकि आज तक बाबर से लेकर अकबर तक जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं, मुगल फौजें बहुत से युद्ध अभियानों पर बहुत से राजाओं के खिलाफ निकली हैं, लेकिन उन सभी को जो प्रधान सेनापति होते थे वह सारे मुगल होते थे। हालांकि राजपूत योद्धा जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार कर रखी थी वह सभी उन युद्धों में भाग लेते थे, लेकिन सहायक सेनापति के तौर पर, ना कि प्रधान सेनापति के तौर पर। हल्दीघाटी युद्ध वह एक पहला मौका था जब अकबर अपनी सेना का सेनापति किसी मुगल को ना बनाकर एक राजपूत योद्धा को बनाता है। उस राजपूत योद्धा का नाम था मानसिंह, जयपुर के राजकुमार मानसिंह, जिन्हें क्या कराता है अकबर अपनी सेना का प्रधान सेनापति। कौन से युद्ध के लिए बनाता है? हल्दीघाटी युद्ध के लिए वह अपनी सेना का प्रधान सेनापति बनाता है। जब अकबर अजमेर किले में इस बात की घोषणा करता है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध हम एक युद्ध अभियान जिसका नाम रहेगा हल्दीघाटी, उस पर हमारी सेना का नेतृत्व कौन करेंगे? जो हमारी सेना के प्रमुख सेनापति रहेंगे, जिसके आदेश आप सभी को मान्य होंगे, वह सेनापति रहेंगे हमारे मानसिंह जी। जब बाकी मुगल सरदारों को यह बात पता लगती है तो बाकी मुगल सरदार इस बात का विरोध कर देते हैं। वह विरोध करते हैं कि भले ही मानसिंह बादशाह के खास होंगे, लेकिन है तो काफिर, है तो हिंदू ही, और हम किसी हिंदू का आदेश कैसे मान सकते हैं। दूसरा, उन्होंने क्या तर्क दिया मानसिंह को सेनापति ना बनाने के पीछे? कि मानसिंह एक राजपूत है, महाराणा प्रताप भी एक राजपूत है। अगर इनमें आपसी प्रेम जाग गया, ये मानसिंह बीच युद्ध में अगर महाराणा प्रताप से जाकर मिल गया तो आप क्या करोगे? अकबर इसका जवाब देता है कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैंने मानसिंह को मेरी सेना का सेनापति बनाया, क्योंकि मानसिंह राजपूत है, महाराणा प्रताप भी राजपूत है। अब इस युद्ध में कोई भी हारे या जीते, मरेंगे राजपूत, जीतेंगे भी राजपूत, हारेंगे भी राजपूत। दूसरी, इस युद्ध के बाद में कभी भी राजपूतों में आपसी एकता स्थापित नहीं हो सकती। और तीसरी, कि मानसिंह कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि मानसिंह पर क्या है, पूरी तरह से हमारा नियंत्रण है। लेकिन उसके बावजूद भी, अकबर के इन तर्कों के बावजूद भी, ऐसे बहुत से ऐसे सेनानायक थे और बहुत से ऐसे मुगल सरदार थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि भाई बादशाह से तो कैसे मना की जाए। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि बादशाह के सामने मुंह खोले, इसलिए बहुत से मुगल सरदार जो कि उस युद्ध में गए, हिस्सा ही नहीं लिया था उन्होंने। वैसे एक सरदार था, उसका नाम था नकीब खान। एक सरदार है, उसका नाम क्या था? नकीब खान। इसने एक सेंटेंस कहा था जो काफी फेमस है, और यह आपको क्या है, 12th एनसीईआरटी की किताब से फैक्ट लिया गया है। कौन सी किताब है? 12th एनसीईआरटी की जब आप किताब पढ़ोगे उसके अंदर में चैप्टर 4 में जब आप पढ़ोगे उसके अंदर ये डिटेल्स दी गई है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी हाल ही में आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि मानसिंह को मुगल सेना का सेनापति बनाने का विरोध किसने किया था? तो किसने किया था? नकीब खान ने। सोर्स कहां से लिया है? तो मैंने आपको बता दिया, 12th एनसीईआरटी आरपीएससी सेकंड ग्रेड चैप्टर नंबर 4 से क्या लिया गया है? यह सोर्स लिया गया है। नकीब खान का क्या था? ये एक इतिहासकार हुए हैं मुगल काल में। कौन है? बदायूनी। जब हल्दीघाटी युद्ध की घोषणा होती है तो बदायूनी किसके पास जाते हैं? बदायूनी नकीब खान के पास जाते हैं। बदायूनी नकीब खान के पास में जाते हैं और नकीब खान से ये बोलते हैं कि क्या आप नहीं चल रहे कि युद्ध में भाग लेने के लिए? महाराणा प्रताप जो कि बादशाह अकबर का सबसे बड़ा कट्टर शत्रु है, उसके खिलाफ जब युद्ध का ऐलान किया गया है तो नकीब खान कहता है कि मैं अगर इस सेना का सेनापति कोई मुस्लिम होता तो मैं सबसे पहले इस युद्ध में भाग लेता, मैं सबसे पहले आगे की पंक्ति में आपको खड़ा मिलता। लेकिन चूंकि इस सेना का सेनापति एक हिंदू है, इस कारण क्या है, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। तो इसका मानसिंह को सेनापति बनाने का जो विरोध करता है वह कौन करता है? तो वह नकीब खान करता है। ये सवाल जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया था, कौन से सोर्स कहां से है? तो ये अपने एनसीईआरटी की बुक है, बाकी सोर्स है। कौन सी क्लास की बुक है? 12th क्लास की बुक है। उसका नंबर चैप्टर 4 के अंदर क्या है, ये सोर्स दिए हुए हैं। बहुत तो इस चीज की जो उस पेज की जो कटिंग है वह मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, तो वहां से भी आप क्या है इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से तैयार हो गया आरपीएससी का, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, प्लस ये आपको अपने नोट्स में भी मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे हल्दीघाटी युद्ध की। हल्दीघाटी युद्ध किस किस के बीच में होता है? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर इस
युद्ध की योजना कहाँ पे बनाते हैं? अकबर इस युद्ध की योजना अजमेर किले में बैठकर बनाते हैं। और अपनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त करते हैं? क्योंकि अकबर क्या है, स्वयं इस युद्ध में भाग नहीं लिया। अकबर ने क्या भेजी थी? अपनी सेना, और सेनाओं को लीड कौन कर रहे थे? सेनापति। तो अकबर इस युद्ध के लिए सेनापति किसे नियुक्त करता है? तो मान सिंह को। किसको नियुक्त करता है? मान सिंह। दूसरा कौन सेनानायक था? दूसरा सेनानायक था आसफ खां। दूसरा कौन सा सेनानायक था? आसफ खां। वहीं अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप की सेना में भी इस बार थोड़ी अलग भिन्नता दिखाई दी, क्योंकि महाराणा प्रताप को इस बार समर्थन राजपूत योद्धा तो करते ही, उसके अलावा उन्हें समर्थन कर रहे थे वहां की जनजाति। कौन? भील। कुछ अफगान सैनिक इन्हें क्या कर रहे थे? इन्हें इस युद्ध में समर्थन कर रहे थे। कौन कौन थे? तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के अगर पक्ष की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि मेवाड़ की सेना को कोई भी काम होगा तो कौन आएंगे? सिलम्बुर के चुंडावत। तो सिलम्बुर से कौन आए थे? कृष्णदास चुंडावत। सिलम्बुर से कौन आए थे? कृष्णदास चुंडावत। सेकंड नंबर पर एक पास की रियासत है, जो कि मेवाड़ के पास में एक रियासत पड़ती थी जो 8% एमपी में है। उस रियासत का क्या नाम है? ग्वालियर। क्या नाम है? ग्वालियर। ग्वालियर के जो राजा थे उनका नाम था रामशाह तोमर। ग्वालियर के राजा का क्या नाम था? रामशाह तोमर। ग्वालियर पर जो कभी क्या कर देता है अकबर, उस पर अधिकार कर लेता है। अकबर क्या कर लेता है? ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है। इसलिए रामशाह तोमर अब कहां पे शरण लेते हैं? वे मेवाड़ में शरण लेते हैं। रामशाह तोमर कहां पे शरण लेते हैं? मेवाड़ में शरण लेते हैं। किसके समय की बात है? तो राणा उदय सिंह के समय की बात है। किसके समय की बात है? राणा उदय सिंह के समय की बात है। रामशाह तोमर का एक पुत्र है, उनका नाम है सालीवान। क्या नाम है? सालीवान। सालीवान तोमर। सालीवान तोमर जी का जो विवाह है वह किसके साथ में होता है? महाराणा उदय सिंह की पुत्री। क्या है? महाराणा उदय सिंह की पुत्री। उनका नाम शायद चांदबाई है। क्या? महाराणा उदय सिंह के पुत्र चांदबाई के साथ में क्या हो जाता है? सालीवान तंवर जी का विवाह हो जाता है, जो कि किसके पुत्र है? ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर के। किसके पुत्र है? रामशाह तोमर के वह पुत्र है। इस कारण हल्दीघाटी युद्ध में ग्वालियर के राजा कौन? रामशाह तोमर। कौन भाग लेते हैं महाराणा प्रताप की तरफ से? रामशाह तोमर जी भाग लेते हैं अपने पुत्रों के साथ में। कृष्णदास चुंडावत जी कहाँ के हैं? तो कृष्णदास चुंडावत जी सिलम्बुर के हैं। और रामशाह तोमर जी कहाँ पे हैं? तो यह ग्वालियर के राजा है। रामशाह तोमर जी कहाँ के हैं? ग्वालियर के राजा है। उसके अलावा महाराणा प्रताप को और कौन समर्थन कर रहा था? तो महाराणा प्रताप को भील, जो मेवाड़ क्षेत्र के जो जनजाति क्षेत्र के जो लोग थे, कौन थे? भील। भीलों का जो सरदार थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था राणा पुंजा। क्या नाम था? राणा पुंजा। चूंकि ये मेवाड़ों के संकट के समय हमेशा सहायता करते थे, इसलिए जो भील सरदार होते थे उन्हें मेवाड़ के राजा क्या उपाधि देते थे? अपने समकक्ष रखते थे। इसलिए उनके उपाधि क्या देखने को मिलती है? राणा पुंजा। क्या है? राणा पुंजा, जो कि क्या थे? भील सरदार। जो कि कौन थे? भील सरदार। यानी कि भीलों की सेना ने भी क्या लिया था? हल्दीघाटी युद्ध में भाग लिया था। और उसके अलावा जो महाराणा प्रताप के वे मित्र थे, जो कि एक पठान थे, उनका नाम था हाकिम खां। क्या नाम था? सॉरी, हसन खां। सॉरी, हाकिम खां, जो कि क्या थे? एक अफगान सरदार थे। जो कि क्या थे? एक अफगान सरदार थे। तो ये हल्दीघाटी युद्ध में कोई आपसे किसी पक्ष से पूछे अकबर के सेनापति कौन थे? तो मान सिंह और आसफ खां। महाराणा प्रताप की तरफ से कृष्णदास चुंडावत, जो कि कहां से थे? सिलम्बुर के सामंत थे। ग्वालियर से कौन आए थे? रामशाह तोमर जी। भील सरदार कौन? राणा पुंजा। और अफगान सरदार हाकिम खान ने भी क्या लिया था? इस युद्ध में भाग लिया था। किसने? हाकिम खान ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। और हाकिम खान तो क्या था? इन सेना का प्रधान सेनापति था। हाँ जी, अब थोड़ी और चर्चा करते हैं। हल्दीघाटी युद्ध का जब हुआ था तो हल्दीघाटी मेवाड़ में एक दर्रा है। मेवाड़ का एक दर्रा है। दर्रे के चारों तरफ क्या है? पहाड़ियां हैं। दर्रे के चारों तरफ क्या है? पहाड़ियां हैं। बीच में से एक रास्ता है।
बीच में क्या है, एक रास्ता है। महाराणा प्रताप के जो भील साथी थे वह क्या थे, इन पहाड़ियों में छुपे रहते थे, इन पहाड़ियों में वह छुपे रहते थे। और जब भी यहाँ से मुगल सेना जाती तो क्या करते थे, वह मुगल सेना पर अटैक करते थे। यानी कि मेवाड़ जाने के लिए क्या क्रॉस करना है, मुगल सेना को दर्रा क्रॉस करना है, लेकिन दर्रे पे क्या है, पहाड़ियां है और भील सैनिक यहाँ पर छुपे रहते हैं। वह क्या है, जब भी मुगल सेना यहाँ पर जाती तो भील सैनिक क्या करते थे, उन पर अटैक करते थे। इस कारण से क्या है कि मुगलों की कुछ सेना की हानि हो रही थी, मुगलों को कुछ क्षति पहुंच रही थी। पास में एक मैदान पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, हल्दी घाटी। उसको क्या बोलते हैं, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी है वह कैसी है, पीली। हाथ लगाने पर ऐसी प्रतीत होती है कि क्या हो, हल्दी जैसे रंग की हो। प्लस ये मैदान दर्रे के पास में, दर्रे को राजस्थानी लैंग्वेज में क्या बोलता है, घाटी। दर्रे को राजस्थानी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, घाटी। मिट्टी कैसी है, पीली, हल्दी के समान है, इसलिए हल्दी किसके पास है, दर्रे यानी घाटी के पास है, इसलिए युद्ध के मैदान का क्या नाम रहेगा, हल्दी घाटी। युद्ध के मैदान का क्या नाम पड़ा, हल्दी घाटी। 8 दिन तक आप हल्दी घाटी जाकर देखो तो वहां पर मिट्टी कैसी मिलती है, तो वहां की मिट्टी पीली मिलती है। क्लास ले रहा हूं मैं, क्लास ले रहा हूं मैं, करता हूं। तो हल्दी घाटी की मिट्टी कैसी मिलती है, 8 दिन तक पीली मिलती है। अब इस दर्रे के पास में जो मैदान था हल्दी घाटी का, वहां पर क्या लड़ा गया था, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। और युद्ध से पहले जो तैयारियां चल रही थी, तो एक जगह पड़ती है हल्दी घाटी के इस दर्रे के पास में, एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है मोलेला। उस जगह का क्या नाम है, मोलेला। वहां पर क्या लगाते हैं, वहां पर मुगल शिविर क्या लगा जाता है, मुगलों की सेना रुकती है, तो मुगल शिविर कहाँ लगाए जाते हैं, मोलेला। मुगल शिविर कहाँ लगाए जाते हैं, मोलेला में। पास में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है लोसिंग। कौन सी जगह है, लोसिंग। वहां पर क्या लगता है, तो वहां पर मेवाड़ का शिविर। वहां पर कौन, किसकी सेना, मेवाड़ सेना, मेवाड़ सेना का शिविर लगता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगल शिविर कहाँ पे लगाया गया था, तो मुगल शिविर कहाँ पे लगाया गया था, मोलेला। और लोसिंग में कौन सा शिविर लगाया गया था, तो लोसिंग में मेवाड़ सेना का शिविर लगाया गया था। क्लास ले रहा हूं मैं, करता हूं। लोसिंग में कौन सा शिविर लगाया गया था, तो लोसिंग में मेवाड़ सेना का शिविर लगाया गया था। अगर हम सैनिकों की बात करें तो सैनिकों के अनुसार, एक जो मैंने अभी आपको इतिहासकार का नाम बताया था, उसका नाम था बदायूनी। बदायूनी जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में भाग लिया था। बदायूनी के अनुसार मुगल सेना में कितने सैनिक थे, 5000। मुगल सेना में कितने सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था मुगलों की तरफ से, 5000। किसके अनुसार, बदायूनी। किसके अनुसार, बदायूनी के अनुसार कितने सैनिक थे, 5000। और मेवाड़ की सेना में कितने सैनिक थे, 3000। मेवाड़ की सेना में कितने सैनिक बताए थे, 3000। लेकिन एक और इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम है श्यामल दास जी, जो कि मेवाड़ के इतिहासकार हुए हैं। क्या नाम है, श्यामल दास। उन्होंने मुगल सेना कितनी संख्या बताई है, तो उन्होंने मुगल सेना की संख्या बताई है 80,000। मुगल सेना की संख्या कितनी बताई है, 80,000। और मेवाड़ सेना की संख्या कितनी बताई है, मेवाड़ सेना की संख्या बताई है 20,000। ये जो कॉन्सेप्ट है, हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगलों का शिविर तो कहां लगता है, मोलेला में। प्लस मेवाड़ सेना का शिविर कहां लगता है, लोसिंग में। बदायूनी के अनुसार मुगल सेना की संख्या कितनी है, 5000। और मेवाड़ सेना की संख्या कितनी है, 3000। श्यामल दास जी के अनुसार मुगल सेना कितनी है, 80,000। और मेवाड़ सेना की संख्या कितनी है, मेवाड़ सेना की संख्या है 20,000। तो ये भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में तय तारीख, कौन सी तारीख थी, 18 जून। कितनी तारीख को, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में क्या है, दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध होता है। वहां से कौन कौन से सेना नायक इस युद्ध को लीड कर रहे थे, वैसे भी आपको पता है। इनके बीच में युद्ध कब होता है, 18 जून 1576 को। कब युद्ध होता है, 18 जून 1576 को इनके बीच में युद्ध होता है। युद्ध में महाराणा प्रताप का जो फेमस घोड़ा है, उसका क्या नाम है, चेतक। घोड़े का क्या नाम है, चेतक है, जो महाराणा प्रताप का एक वफादार और स्वामी भक्त घोड़ा था। इस युद्ध के दौरान चेतक क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। इस युद्ध के दौरान चेतक घायल हो जाता है। जब चेतक इस युद्ध में घायल होता है, तो इस कारण क्या है, राणा प्रताप क्या होता है, युद्ध मैदान से बाहर चले जाते हैं। राणा प्रताप क्या है, युद्ध मैदान से बाहर चले जाते हैं।
और चेतक एक सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि बीच युद्ध के दौरान जब चेतक घायल होते हैं उस समय तक राणा प्रताप भी क्या है, काफी घायल हो जाते हैं। तो जैसा राणा सांगा के समय मेवाड़ सरदारों ने किया था, ठीक वैसे ही हल्दीघाटी युद्ध में होता है। हल्दीघाटी युद्ध में मेवाड़ सरदारों कहने पर क्या है, घायल चेतक के साथ में राणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर चले जाते हैं। वह युद्ध भूमि से बाहर चले जाते हैं और बलिता नामक स्थान पर, कौन से बलिता नामक स्थान पर एक नाला था जिसको पार करते समय क्या हो जाती है, चेतक की मृत्यु हो जाती है। जिसको पार करते समय क्या हो जाती है, चेतक की मृत्यु हो जाती है। तो आपसे कोई पूछा जा सकता है कि चेतक की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी, तो चेतक की मृत्यु बलिता नामक स्थान पर हुई थी। और यहाँ पर इसी बलिता नामक स्थान पर आज दिन तक क्या बनी हुई है, चेतक की छतरी। क्या बनी हुई है, चेतक की छतरी। तो चेतक की छतरी कहां पर है, बलिता में, जो कि हल्दीघाटी युद्ध के दौरान क्या हो जाता है, घायल हो जाते हैं। क्या, एक नाले को क्रॉस करते समय, क्योंकि नाला समथिंग 8 से 9 फीट का वह नाला माना जाता है, जिसको पार करते समय क्या हो जाती है, चेतक की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, चेतक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा और हल्दीघाटी युद्ध के बारे में डिस्कशन करें। हल्दीघाटी युद्ध में एक मेवाड़ का कमांडर था, सॉरी मुगल कमांडर था, उसका क्या नाम था, बहलोल खान। क्या नाम था, बहलोल खान। मेवाड़ कमांडर था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था बहलोल खान। कहा जाता है कि हल्दीघाटी युद्ध में बहलोल खान को महाराणा प्रताप घोड़े सहित काट देता है। कि बहलोल खान किसी घोड़े पर बैठा होगा और महाराणा प्रताप बीच में से इसके सिर पर तलवार ऐसी मारते हैं कि बहलोल खान तो 2 हिस्सों में बट ही जाता है। साथ में वह जिस घोड़े पर बैठा था तो वह भी क्या है, वह भी 2 हिस्सों में बट जाता है। तो पूछा जा सकता है कि किस मुगल योद्धा को महाराणा प्रताप घोड़े सहित काट देते हैं, तो किसको काट देता है, बहलोल खान को। किसको काट देते हैं, बहलोल खान को क्या है, घोड़े सहित काट देता है। उसके बाद में और थोड़ा फैक्ट आपको याद रखना है कि बदायूनी, जिसका पूरा नाम क्या है, बदायूनी का पूरा नाम आपको याद रखना है, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी, जो कि क्या था, एक इतिहासकार। अब्दुल कादिर बदायूनी क्या था, इतिहासकार। किसके दरबार में रहता था, तो यह अकबर के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था, तो यह अकबर के दरबार में रहता था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या है, स्वयं हल्दीघाटी युद्ध में भाग लिया था। स्वयं क्या है, हल्दीघाटी युद्ध में भाग लिया था। और यह लिखता है कि मैं हल्दीघाटी युद्ध में सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि जब अब्दुल कादिर बदायूनी से पूछा गया कि भाई आप तो कलम चलाते हो और युद्ध में तो तलवारों का काम है, या कलम चलाने वाले क्या करेंगे, तो अब्दुल कादिर बदायूनी कहता है कि मैं वो काफिर हिंदुओं के रक्त से अपने दाढ़ी रंगना चाहता हूं। तो अब्दुल कादिर बदायूनी युद्ध में क्यों आता है, ताकि वह हिंदुओं के खून से क्या कर सकता है, अपनी दाढ़ी या अपने बालों को रंग सकता है। ये किसके सेंटेंस है, अब्दुल कादिर बदायूनी के, जो कि क्या थे, इतिहासकार था और किसके दरबार में रहता था, वह अकबर के दरबार में रहता था। उसके बाद में थोड़ी और हल्दीघाटी युद्ध की बात करें तो हल्दीघाटी युद्ध में हमने चेतक के बारे में तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन हल्दीघाटी युद्ध में कुछ और भी ऐसे स्वामी भक्त थे, स्वामी भक्त जानवर थे, जिनके बारे में क्या है, हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं हल्दीघाटी युद्ध में प्रयोग होने वाले हाथियों के बारे में। हल्दीघाटी युद्ध में प्रयोग होने वाले हाथियों के बारे में, किसकी तरफ से थे, मेवाड़ की तरफ से। मेवाड़ की तरफ से एक हाथी का नाम था लूणा और एक हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या है, राम प्रसाद। और मुगलों की तरफ से जो हाथी युद्ध में भाग लिए थे उसका क्या नाम था, पीर प्रसाद। क्या नाम था, पीर प्रसाद। और एक हाथी का क्या नाम था, एक हाथी का नाम था गजमुक्ता। एक हाथी का क्या नाम था, गजमुक्ता। क्या नाम था, गजमुक्ता और पीर प्रसाद। क्या क्या नाम थे हाथियों के, देखे जाए तो लूणा और राम प्रसाद और गजमुक्ता और क्या होते हैं, पीर प्रसाद। ये क्या थे, हाथियों के नाम थे। सॉरी, यहाँ पे क्या नाम थे, मर्दाना। क्या नाम था, मुगलों के शिविर का मर्दाना और गजमुक्ता, और मेवाड़ के हाथियों का क्या नाम था, लूणा और राम प्रसाद। क्या नाम थे, लूणा और राम प्रसाद। प्लस मुगलों की तरफ से कौन थे, मर्दाना और गजमुक्ता।
इस राम प्रसाद को हल्दीघाटी युद्ध के दौरान क्या होता है, राम प्रसाद को मुगल सेना क्या लेती है, पकड़ लेती है और अकबर इसका नाम चेंज करके क्या कर देता है, अकबर इसका नाम चेंज करके पीर प्रसाद क्या कर देता है, पीर प्रसाद अकबर इसका नाम चेंज करके करता है। तो कौन सा ऐसा हाथी है मुगल सेना वो मेवाड़ सेना का जिसको अकबर द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो वह राम प्रसाद को, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है, पीर प्रसाद कर दिया जाता है। लेकिन आप सभी ने महाराणा प्रताप के उस महान देशभक्त चेतक की तो कहानियां सुनी होंगी घोड़े की, लेकिन थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये राम प्रसाद है जो महाराणा प्रताप का हाथी था। जब इसको मुगल सेना ने पकड़ा था और मुगल सेना ने इसको हाथियों में बाड़े में बांध रखा था, तो जब इसको खाना दिया गया था तो इसने खाना नहीं खाया, क्योंकि ये जानता था कि यह शत्रु है, जिन्होंने मुझे पकड़ा है ये मेरे मालिक के दुश्मन है। इसलिए जब तक राम प्रसाद मुगल शिविर में रहा था उसने खाना अन्न जल का त्याग कर दिया था, और भूखे रहने के दौरान ही क्या हो जाती है, राम प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। अकबर जब ये देखता है तो अकबर बोलता है कि मैं मेवाड़ के एक हाथी तक को नहीं झुका पाया, तो मैं महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। कि जो स्वामी भक्ति, जो देशभक्ति मेवाड़ के जानवरों में भी है, तो आप सोचिए तो देशभक्ति मेवाड़ के सैनिकों में कितनी होगी। और फाइनली युद्ध के रिजल्ट की अगर हम बात करें कि जो हल्दी घाटी के युद्ध में अभी हमने ये सब डिस्कशन किए थे, और हल्दी घाटी युद्ध में कौन विजयी होता है, तो इसके ऊपर काफी विवाद है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध में विजेता कौन है, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी युद्ध का कौन विजेता है, महाराणा प्रताप। तो अभी तक हमने जो मेन डिस्कशन किया था, अगर उसको थोड़ा ब्रीफ में अपन देखें तो क्या है हल्दी घाटी युद्ध, कौन सा युद्ध है, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 को। किस किस के बीच में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच में। और कौन कौन सेनापति थे वैसे भी मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप की तरफ से कौन आए थे, सबसे पहले तो कृष्णदास तुंडावत। महाराणा प्रताप की तरफ से कौन आए थे, कृष्णदास तुंडावत। सेकंड नंबर पे कौन थे, ये कहाँ के सामंत थे, सलमपुर। कहाँ के सामंत थे, सलमपुर के। साथ में रामशाह तोमर, कहाँ के राजा थे, ग्वालियर के। रामशाह तोमर जी कहाँ के थे, ग्वालियर के। इसके बाद में एक भील सरदार जिनका क्या नाम था, राणा पुंजा। क्या नाम था, राणा पुंजा। और साथ के साथ में हाकिम का सूर, साथ के साथ में क्या थे, हाकिम खां सूर, जो कि क्या थे, एक अफगान थे। कौन थे, हाकिम खां सूर, जो कि क्या थे, अफगान थे। और उधर से अकबर की तरफ से कौन आए थे, तो अकबर की तरफ से दो सेनानायक कौन कौन थे, मान सिंह, मान सिंह और आसफ खां। कौन कौन थे, मान सिंह और आसफ खां। ये क्या थे, अकबर की तरफ से सेनानायक थे। इसके अलावा हमने हल्दीघाटी युद्ध में और पढ़ा था कि इसमें क्या हो जाता है, चेतक जो कि क्या हो जाता है, बलिता में घायल। क्या हो जाता है, बलिता में घायल। और बलिता में घायल होकर यहीं पर क्या बनाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर क्या बनी हुई है, बलिता में क्या बनी हुई है, चेतक की छतरी बनी हुई है। बलिता में क्या बनी हुई है, चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप किस सेनानायक को काट देता है, तो बहलोल लोधी, क्या है, घोड़े समेत किसको काट देता है, तो बहलोल खान किसको काट देता है, बहलोल खान को किसके सहित काट देता है, घोड़े सहित काट देता है। उसके बाद में हम और फैक्ट क्या पढ़े थे कि नकीब खान एक था जिसने क्या किया था, मानसिंह का विरोध किया था। नकीब खान ने किसका विरोध किया था, मानसिंह का विरोध किया था। कौन सा इतिहासकार इस युद्ध में भाग लेने आया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन सा इतिहासकार इस युद्ध में भाग लेने आया था, तो बदायूनी इस युद्ध में भाग लेने आया था। उसके अलावा हमने और क्या क्या चीजों पर डिस्कशन किया था, तो उसके अलावा हमने चीजों पर डिस्कशन किया था कि इस युद्ध में भाग लेने वाले जो हाथी हैं, भाग लेने वाले जो हाथी हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। मेवाड़ की तरफ से कौन थे, तो मेवाड़ की तरफ से दो थे, क्या थे, एक का नाम था लूणा और एक का नाम था राम प्रसाद। एक का नाम था लूणा और दूसरे का क्या नाम था, राम प्रसाद। प्लस मुगलों की तरफ से किस किस ने भाग लिया था, मुगलों की तरफ से तो एक का नाम था मर्दाना और एक का नाम था गजमुक्ता। क्या क्या नाम था, एक का नाम था मर्दाना और एक का नाम था गजमुक्ता। राम प्रसाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, राम प्रसाद का नाम चेंज करके पीर प्रसाद कर दिया गया था। इसके अलावा और डिटेल्स में फैक्टिंग अगर हमें ध्यान करनी हो तो इनके शिविर कहाँ कहाँ लगे थे, तो मेवाड़ का जो शिविर लगा था वह कहाँ पे लगा था,
मेवाड़ का शिविर लगा था लौसिंग में। कौन सी जगह पर लगा था? लौसिंग में। और मुगलों का शिविर कहाँ पे लगा था? मुगलों का शिविर लगा था मौलेला में। मुगलों का शिविर कहाँ पे लगा था? मौलेला में। सैनिकों की संख्या की बात करें तो बदायूं ने कितनी संख्या बताई है? तो 5000। मेवाड़ की, सॉरी, मेवाड़ की कितनी संख्या बताई है? तो मेवाड़ की 3000 और मुगलों की कितनी बताई है? 5000। वैसे श्यामल दास ने मेवाड़ सैनिकों की संख्या कितनी बताई है? 20,000 और मुगल सैनिकों की कितनी बताई है? 80 के। और इस युद्ध के विजेता कौन होते हैं? तो राणा प्रताप क्या होता है? इस युद्ध के विजेता होते हैं। तो ये सभी चीजें जो हमने क्या है अभी तक डिस्कशन की है, हमारे आज के टॉपिक में यह सभी चीजें हमने हल्दी घाटी युद्ध में डिस्कशन की है। और हल्दी घाटी युद्ध के विजेता कौन है? तो हल्दी घाटी युद्ध के विजेता कौन है? परम प्रतापी महाराणा प्रताप जी क्या है? हल्दी घाटी युद्ध के विजेता है। हालांकि इस चीज को लेकर बहुत से विवाद होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध के विजेता कौन है? हल्दी घाटी युद्ध के विजेता महाराणा प्रताप है। अब जब हल्दी घाटी का युद्ध जब महाराणा प्रताप द्वारा जीत लिया जाता है, लेकिन इस युद्ध में होता क्या है कि महाराणा प्रताप की काफी सेना मारी जाती है और वह आर्थिक रूप से भी क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। प्लस हल्दी घाटी युद्ध से अकबर इतना बौखला जाता है कि जो उसके दो सेना नायक थे, क्या क्या नाम थे? मान सिंह, क्या क्या नाम थे? मान सिंह और आसफ खां। इनकी मुगल दरबार में एंट्री बंद कर देता है। क्या है? मान सिंह और आसफ खां के क्या कर देता है? मुगल दरबार में एंट्री बंद कर देता है, दरबार में आने पे रोक लगा लेता है। और उसके बाद में स्वयं अकबर क्या करता है? स्वयं अकबर उदयपुर पर आक्रमण कर देता है। स्वयं अकबर क्या कर देता है? उदयपुर पर आक्रमण कर देता है। कब? 1578 में। 1578 में अकबर क्या करता है? उदयपुर पर आक्रमण कर देता है और उदयपुर पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लेता है और इसको नाम बदल के क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद। क्या कर देता है? मोहम्मदाबाद। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अकबर उदयपुर पर अटैक कर रहा है, तो महाराणा प्रताप इस समय उसका सामना क्यों नहीं करे? क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को काफी सेना की और काफी धन की क्या हुई है? हानि हुई है। इस कारण महाराणा प्रताप की स्थिति उस समय क्या है? कुछ कमजोर पड़ जाती है। और जब अकबर उदयपुर पर हमला कर लेता है, इसलिए महाराणा प्रताप क्या है? एक नई राजधानी बनाते हैं। वह राजधानी का क्या नाम है? सावंड। सावंड क्या करते हैं? महाराणा प्रताप अपनी नई राजधानी बनाते हैं। महाराणा प्रताप क्या करते हैं? अपनी नई राजधानी बनाते हैं। लेकिन उस समय जब अकबर उदयपुर पर आक्रमण कर रहा है, उस समय अकबर प्लानिंग करता है महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेरने की, क्योंकि अकबर हल्दी घाटी युद्ध की पराजय पता नहीं पाता है। इस कारण जो प्रमुख ठिकाने हैं, कौन कौन से ऐसे प्रमुख ठिकाने हो सकते हैं मेवाड़ के उस समय? तो आपको जैसे कि एक प्रमुख ठिकाना तो कौन सा था मेवाड़ वालों का? चित्तौड़गढ़, जहां पर अकबर क्या कर लेता है? ऑलरेडी 1567 और 68 में क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। दूसरा प्रमुख ठिकाना कौन सा था? उदयपुर। दूसरा प्रमुख ठिकाना कौन सा था? उदयपुर, जहां पर अकबर 1578 में कब्जा कर लेता है। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेरने के लिए अकबर क्या कर लेता है? उदयपुर पर कब्जा कर लेता है। वैसे एक और प्रमुख ठिकाना था, वह कौन सा था? कुंभलगढ़। कौन सा प्रमुख ठिकाना था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो कि हम पढ़कर आए थे, जो कि क्या है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। इसलिए अकबर क्या करता है? कुंभलगढ़ किले पर 3 बार आक्रमण करता है। क्या करता है? अकबर 3 बार आक्रमण करता है और इसके लिए एक सेनापति को भेजता है, उसका नाम है शहबाज खान। सेनापति कौन है इन आक्रमणों में? शहबाज खान। 3 बार आक्रमण करता है। कब कब 3 बार आक्रमण करता है? 1577, 1578 और 1569। लगातार तीनों सालों किस पर आक्रमण किए जाते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किए जाते हैं। उस सब के पश्चात महाराणा प्रताप अपनी नई राजधानी कौन सी जगह बनाते हैं? तो महाराणा प्रताप अपनी नई राजधानी कहां पे बनाते हैं? चावंड में। अपनी नई राजधानी कहां पर बनाते हैं? चावंड में वह अपनी नई राजधानी बनाते हैं और मुगलों से सामना करने के लिए क्या करते हैं? रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन इन समय सबको पता था कि महाराणा प्रताप की स्थिति दयनीय है, इसलिए एक गांव है जहां पर क्या है? महाराणा प्रताप का शिविर लगा हुआ है। उस गांव का नाम है चूलिया। कौन सा गांव है? चूलिया, जो कि अपने चूलिया जलप्रपात के कारण भी क्या है? प्रसिद्ध है। चूलिया नामक गांव में एक बार क्या है? महाराणा प्रताप का शिविर लगता था, जहां पर महाराणा प्रताप से मिलने के लिए 2 जैन व्यापारी आते हैं। उनका नाम है ताराचंद और भामाशाह। क्या नाम है? ताराचंद और भामाशाह। दोनों कौन थे? दोनों जैन व्यापारी थे। आकर कहां पर? चूलिया नामक गांव में आकर किससे मुलाकात करते हैं?
महाराणा प्रताप से यह मुलाकात करते हैं। और महाराणा प्रताप से मुलाकात करने के बाद में महाराणा प्रताप को 25,000, कितने, 25,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं। कितने, 25,000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं। कौन, ताराचंद और भामाशाह जी, जो क्या थे, दोनों भाई थे। इस धन को पाकर महाराणा प्रताप की क्या है, स्थिति और मजबूत होती है। और यह इतना धन था उस समय, इतना धन था कि महाराणा प्रताप 12 वर्षों तक अपनी सेना को क्या रख सकते थे, रख रखाव, हथियार से लेकर रसद तक क्या कर सकते थे, वे अपनी सेना का रख रखाव कर सकते थे और मुगलों से सामना कर सकते थे। तो महाराणा प्रताप को कौन दान देता है, तो ताराचंद और भामाशाह। जब महाराणा प्रताप उनसे पूछते हैं कि आपने यह दान मुझे अपनी सारी जमा पूंजी क्यों देते हो, तो ताराचंद और भामाशाह जी बोलते हैं कि हमारे जो पुरखे हैं वह आपके पुरखों के क्या है, खजाने की रक्षा करते थे और उस खजाने से कुछ हिस्सा हमें हमेशा देते थे। उस खजाने को हमने छुपा कर रखा था सिर्फ मेवाड़ के आर्थिक संकट के समय, कि कभी मेवाड़ का जब बुरा टाइम आएगा तो हम उस खजाने से क्या है, मेवाड़ की रक्षा कर सके। अब यह सही मौका है कि हम इस खजाने का सदुपयोग करें, इसलिए हम आपके पुरखों का खजाना आपको ही सौंप रहे हैं और साथ ही साथ में जो हमारी जमा पूंजी थी वह भी राणा प्रताप हम आपको सौंपते हैं। महाराणा प्रताप जब ये बात जानता है कि मेरे पुरखों के खजाने के साथ साथ उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी भी मुझे सौंप दी है, तो महाराणा प्रताप इस बात से प्रसन्न होते हैं और भामाशाह को क्या कर लेते हैं, भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। किसको, भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और यह जो भामाशाह जी द्वारा जो मदद की गई थी महाराणा प्रताप की, कि उसी मदद की वजह से महाराणा प्रताप एक बार पुनः अपनी शक्ति को एकत्रित कर पाए थे और पुनः बहुत ज्यादा उन्होंने क्या किया था, अपनी सेना का रखरखाव एकत्रित करके पुनः एक बहुत ही शक्तिशाली ढंग से मुगल सेना का सामना किया था। इस कारण आज दिन तक कोई भी हमारे गांव ढाणे में जो हमें दान दक्षिणा देता है उन सभी को हम किस नाम से जानते हैं, भामाशाह के नाम से जानते हैं। कि भामाशाह किसका प्रतीक माने गए हैं, दानवीरता का प्रतीक माने गए। इसलिए आज भी हमारे गांव ढाणे में जो भी व्यक्ति दान देता है उसको हम किस उपाधि से सम्मानित करते हैं, भामाशाह की उपाधि से। किस उपाधि से सम्मानित करते हैं, भामाशाह की उपाधि से सम्मानित करता है। कौन सी जगह पर दान दिया था, तो चूलिया नामक गांव पर दान दिया था। और अब इस समय महाराणा प्रताप कौन से स्थान पर बैठे हुए हैं, तो महाराणा प्रताप इस समय सावंड नामक स्थान पर बैठे हुए हैं, जो कि उन्होंने क्या बनाई थी, अपनी नई राजधानी बनाई थी। और कुंभलगढ़ किले के बारे में हमने बताया था कि कुंभलगढ़ किले में अकबर द्वारा कितने आक्रमण किए गए थे, तो कुंभलगढ़ किले पर अकबर द्वारा 3 आक्रमण किए गए थे। कौन कौन से 3 आक्रमण थे, शहबाज खान उनका सेनापति था, 1577, 78 और 69 में अकबर द्वारा क्या है, लगातार 3 आक्रमण कुंभलगढ़ दुर्ग पर किए थे। और उसके बाद में भी कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद में भी अकबर द्वारा लगातार क्या है, एक सैनिक अभियान भेजे जा रहे थे। और एक फैक्ट जो थोड़ा मैं आपको बताना भूल गया, जब अकबर 1578 में उदयपुर पर आक्रमण करके उदयपुर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, तो इसका नाम चेंज करके क्या कर देता है, मोहम्मदाबाद। और मोहम्मदाबाद चेंज कर यह किला किसको सौंप देता है, तो यह किला जगन्नाथ कछवाहा को। किसको सौंप देता है, जगन्नाथ कछवाहा को यह किला सौंप देता है। किसको सौंप देता है, जगन्नाथ कछवाहा को यह किला सौंप देता है। अब अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को तीनों चारों जगह से घेरा जा चुका है। चित्तौड़ पर ऑलरेडी अधिकार है, उन्होंने उदयपुर पर भी अधिकार कर लिया और कुंभलगढ़ पर किसको, शहबाज खान को उन्होंने बिठा दिया है। लेकिन अब महाराणा प्रताप एक नए स्थान कौन से, सावंड पर जाकर छुपे हुए हैं। इसलिए अकबर पुनः क्या करता है, महाराणा प्रताप के खिलाफ में सैनिक अभियान भेजता है। और इस बार सैनिक अभियान का प्रमुख सेनापति किसको बनाते हैं, तो वह बनाते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। किसको बनाते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम जी के दोहे जो हमने हिंदी में पढ़े हैं। तो अब अकबर अपना अगला सेनापति किसे नियुक्त करता है, अब्दुल रहीम खाने खाना को अपना सेनापति नियुक्त करता है। अब्दुल रहीम खाने खाना जो सिर्फ साहित्य से प्रेम था, युद्धों की बातें उन्हें भाती नहीं थी, लेकिन वह अकबर को कैसे मना कर सके, इसलिए उन्होंने दिल्ली दरबार में अकबर के सामने तो बोल दिया कि मैं राणा प्रताप के पास तो जाऊंगा, उनसे युद्ध करने जाऊंगा। रहीम जी दिल्ली से आ भी जाते सेना के साथ में और अपने परिवार के साथ में दिल्ली से आ जाते हैं। और मेवाड़ के पास में, सावंड के पास में एक जगह पड़ती है, कौन सी, शेरपुर। शेरपुर पर आकर क्या कर लेते हैं, अपना शिविर लगा लेते हैं और वहीं पर क्या है, वे शांति से रहने लगते हैं। तो हम एक चीज पढ़ते हैं, उसका नाम है शेरपुर घटना। कौन सी घटना है, शेरपुर घटना, जो कि किनके साथ में होती है, मेवाड़ और रहीम जी के साथ में। कब है, कौन सी चीज है, शेरपुर घटना कब होती है, कब की बात है, 1580 की।
शेरपुर घटना, शेरपुर में मुगल सेनापति कौन, रहीम जी क्या लगाकर बैठे हैं, अपना शिविर लगा के बैठे हैं। एक दिन अमर सिंह जी, जो कि क्या थे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे, अमर सिंह जी शेरपुर की तरफ आते हैं और वे वहां पर देखते हैं कि किसी का सैनिक शिविर लगा हुआ है। जब अमर सिंह जी पूछते हैं कि यह शिविर किसका लगा हुआ है, तो उन्हें बताते हैं कि यह मुगल सेना के सेनापति रहीम जी का शिविर है। मुगल सेना यहाँ पे क्या कर रही है कि यह मेवाड़ से लड़ने आई है। और जब उस समय जब रहीम वो अमर सिंह जी उस शिविर के पास में जाते हैं, तब वे देखते हैं कि वहां पर ज्यादा उस शिविर में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और रहीम जी भी उस समय शिविर में उपस्थित नहीं है। बाकी सेना हो सकता है पास के किसी जंगल में शिकार करने गई हो। इस मौके का फायदा उठाकर अमर सिंह जी क्या करते हैं, जो रहीम जी की जो बेगमें थी, रहीम जी की जो बेगमें थी, उन सबको क्या कर लेते हैं, बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के पास ले आते हैं। कौन, उनके पुत्र अमर सिंह जी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शेरपुर घटना का संबंध किससे है, रहीम जी और अमर सिंह जी से। अमर सिंह जी क्या कर लेते हैं, रहीम जी की बेगमों को क्या बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और किसके पास ले आते हैं, अपने पिता के पास में ले आते हैं। जब महाराणा प्रताप को पता लगता है कि अमर सिंह जी रहीम जी की बेगमों को क्या है, बंदी बना कर लाते हैं, तो महाराणा प्रताप उन्हें डांटते हुए बोलते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों की है, इसमें महिलाओं को नहीं घसीटना चाहिए। अमर सिंह, आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपसे सम्मान इनको जाइए। और महाराणा प्रताप रहीम जी की बेगमों से हाथ जोड़कर बोलता है कि आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आप सब मेरी माता बहनें हो, मैं आपको सकुशल वापस रहीम जी के पास भेजूंगा। मेरे पुत्र ने जो ये कार्य किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप बिल्कुल यहाँ पे घबराइए मत, मैं आपको शांतिपूर्वक भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ। और बकायदा जब उन बेगमों को महाराणा प्रताप भिजवाते हैं, तो बकायदा वह रहीम जी को पत्र भी लिखता है और रहीम जी को वह पत्र लिखकर अपने पुत्र के द्वारा किए गए इस कार्य के लिए माफी भी मांगते हैं। जब रहीम जी को यह बात पता लगती है और वे जब महाराणा प्रताप का पत्र पढ़ते हैं, तो रहीम जी की आंखों से आंसू बहने निकलते हैं और रहीम जी बोलते हैं कि हे राणा प्रताप, आप सिर्फ युद्ध में ही नहीं, आप मानवता में भी मान हो, कि दुनिया यूं ही आपको मान नहीं बोलती। आपकी महानता के चर्चे किससे हम ना सुने थे, आज हमने देख भी लिए कि जो योद्धा अपने दुश्मनों की माता बहनों को अपनी माता बहनों जैसी इज्जत दे। वरना वो ये समय था कि मुगल हमेशा क्या करते थे, टारगेट घर की औरतों को करते थे ताकि आदमी कमजोर पड़े, लेकिन महाराणा प्रताप इन सबसे विपरीत दुश्मनों की माता बहनों की इज्जत कर रहे थे। इस कारण रहीम जी उनसे बोलते हैं कि आप मानवता में भी श्रेष्ठ हो, कि आप जैसा योद्धा ना तो आज तक इस धरती पर कोई हुआ है और ना कभी हो पाएगा। तो ये कौन सी घटना थी, तो यह शेरपुर घटना थी। क्या कहानी थी, क्या हुआ था, वह सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद में रहीम जी के बाद में जो अंतिम आक्रमण जो मुगलों द्वारा होता है, वह होता है 1585 में। कब होता है, 1585 में। कौन करता है इसका नेतृत्व, जगन्नाथ कछुआ। कौन करता है इसका नेतृत्व, जगन्नाथ कछुआ करता है। यह क्या होता है कि मुगलों द्वारा, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के ऊपर अंतिम आक्रमण होता है। क्या, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के ऊपर अंतिम आक्रमण होता है, क्योंकि तब तक अकबर को भी समझ में आ चुका था कि मैं बिना काम में अपनी शक्ति महाराणा प्रताप के पीछे व्यर्थ कर रहा हूँ, क्योंकि महाराणा प्रताप को मैं कभी जीत नहीं सकता और ना सामने वाला कभी मेरी अधीनता स्वीकार करेगा। इस कारण 1585 के बाद में एक भी मुगल कैंप, एक भी मुगल अभियान क्या है, महाराणा प्रताप के खिलाफ नहीं देखे जाते हैं। तो ये थी हमारे महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के गौरव हैं, उनकी कहानी और उनके द्वारा जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वह सभी चीजें आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद में महाराणा प्रताप जी जो कि राजा कब बनते हैं, 1572 में। इनका शासनकाल कब तक होता है, तो इनका शासनकाल होता है 1597 में। कब, 1597 में। महाराणा प्रताप जी की मृत्यु कब हो जाती है, 19 जनवरी 1597 को, 51 वर्ष की आयु में, सॉरी 59 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष की आयु में, 59, 59 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है, 19 जनवरी 1597 को क्या हो जाती है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। शासन कितने वर्षों तक किया था इन्होंने, तो 25 सालों तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर शासन किया था। कितने वर्षों तक, 25 सालों तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर शासन किया था। तो यह हिस्ट्री कौन सी है, यह हमारे मेवाड़ के महानतम राजा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में यह सब चीजें हैं। अब अगला राजा जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम कौन, महाराणा अमर सिंह। कौन, महाराणा अमर सिंह। कौन है, महाराणा अमर सिंह, जो कि क्या थे, महाराणा प्रताप के पुत्र। क्या थे,
महाराणा प्रताप के पुत्र, इनके बारे में कल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्पेशल इंफॉर्मेशन या फिर आप लोगों से कुछ स्पेशल राय देनी चाहिए कि ये वीडियो हमारी 10वीं वीडियो है, जिसमें हमने अभी तक मेवाड़ का क्या है आधा पोर्शन इकट्ठा किया है। बाकी स्टूडेंटों को ये कहना है कि अगर ऐसे इसी प्रकार से अगर वीडियो चलती रही तो क्या है सिलेबस ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि मिडाइवल को क्या है जितनी जल्दी हो सके शॉर्ट में जितनी जल्दी हो सके उन सभी चीजों में आपकी वीडियो खत्म कर दी जाए। और आने वाले जितने भी वंश है कि मेवाड़ के बाद में हमारे अभी तक तो 5 राजवंश बचे, उन सभी 5 राजवंशों को एवरेज 15 से 20 वीडियो के लेक्चर में क्या कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। तो आज के बाद में जो भी हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी वो आपको सिर्फ रैपिड रिवीजन के बोर्ड में मिलेंगी, जो सिर्फ हमारे प्रीलिम्स के फैक्ट से रिलेटेड है। हिस्ट्री की कहानियां, हालांकि हिस्ट्री कहानियों से अच्छी समझ में आती है, लेकिन जहां पर जरूरी होगा वो चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद में आज के बाद में कल से जो भी आपको क्लासेस मिलेंगी वह सभी क्या है आप सभी को रैपिड रिवीजन बोर्ड में मिला करेंगे। साथ के साथ में हम साइंस एंड टेक की भी क्या है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आपको 1-2 दिन से हम उसकी क्लासेस रेगुलर आपके लिए चैनल पर लगा देंगे। और साथ के साथ में जो इसके पीवाई के क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में हल करते रहिएगा, क्योंकि पीवाई के क्वेश्चंस हैं वो आपको डेली अपडेट रेगुलर वे मिला करेंगे। 2-3 दिन का विलंब हुआ था, वह किसी कारण बस कुछ टेक्निकल खराबी थी जिस कारण विलंब हुआ था, लेकिन अब से एकदम रिवीजन मोड में आपकी चीजें चलेंगी और क्लासों को जितना शॉर्ट हो सके और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का क्या रहेगा आपकी बार प्रयास रहेगा। धन्यवाद आप सभी का भव्या जी आपसे जुड़ने के लिए, और साथ के साथ में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद आप सभी।